ओके। अच्छा, जैसे कि हमने यहाँ पे इसका राउट हमने यहाँ पे बनाकर देखा। अच्छा, अब राउट बनाने के बाद अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर कोई इस तरह का, अगर आपको यहाँ पर कोई चाइल्ड राउट बनाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको डिफाइन करना है प्रोडक्ट स्लैश और आपका स्लग, या फिर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल हार्ड कोडेड एक राउट डिफाइन करना है प्रोडक्ट स्लैश शर्ट्स डॉट एचटीएमएल, या फिर आपको यहाँ पे एक डिफाइन करना है प्रोडक्ट कैटेगरी स्लैश मैन। ठीक है, इस तरह का अगर आपको कोई राउट डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको डिफाइन करने के लिए आपको सिंपल ये करना होगा कि आप राइट क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर पेजेस के अंदर आप यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम आप यहाँ पे रखेंगे जो भी आपको यहाँ पर अपना स्लग रखना है, प्रोडक्ट कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट कैटेगरी आपने यहाँ पर रखा क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट का लिंक आ रहा है वो आपके पास यहाँ पर आ रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी। ठीक है, इस वजह से आपने यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी आपने यहाँ पे रखा और प्रोडक्ट कैटेगरी रखने के बाद आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैन डॉट जेएस। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन मैन। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन, सॉरी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेन फंक्शन मेन। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ h2 और मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ मेन। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर देखूंगा मैं तो यहाँ पर मुझे सिंपली यहाँ पे नजर आ जाएगा मैन। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं एक और चीज डिफाइन कर देता हूँ ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए, डिव। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ दिस इज माय कैटेगरी पेज मेन। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट डैश कैटेगरी मैंने डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया मेन। ठीक है, लेकिन अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिंपल ये किया कि प्रोडक्ट कैटेगरी मैंने यहाँ पर एक डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी को मैंने, ये डायरेक्टरी मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये डायरेक्टरी मेरी रिप्रेजेंट कर रही है जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश डैश कैटेगरी बनाई है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से मेन को रिमूव कर देता हूँ तो अब यहाँ पर मेरे पास कौन सा पेज आएगा, अब यहाँ पर मेरे पास इसका मेन प्रोडक्ट कैटेगरी का पेज यहाँ पर मेरे पास आना चाहिए। अब ये वाला पेज मेरे पास कैसे आएगा, ये वाला पेज लाने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, प्रोडक्ट डैश कैटेगरी के बाद मैं यहाँ के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बना दूंगा इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से। अब इंडेक्स डॉट जेएस जो है वो अब आपका रूट होगा प्रोडक्ट डैश कैटेगरी का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन प्रोडक्ट कैटेगरी रिटर्न div h2 this is my category index page। ठीक है। अच्छा, अब आपको यहां पर नजर आएगा दिस इज माय कैटेगरी इंडेक्स पेज। अच्छा, अब ये आपको यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है, उसकी वजह यह है कि अब जब आपने यहाँ पर प्रोडक्ट डैश कैटेगरी बताया तो ये प्रोडक्ट डैश कैटेगरी आपके पास एक डायरेक्टरी है। ठीक है, डायरेक्टरी आपके पास है प्रोडक्ट डैश कैटेगरी। अब प्रोडक्ट डैश कैटेगरी के बाद अगर आप यहाँ पर कोई और स्लग अगर आप यहाँ पर नहीं बताते तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास आपके इस डायरेक्टरी के अंदर जो आपका इंडेक्स डॉट जेएस का पेज है ये उसके ऊपर डायरेक्टली कॉल करेगा। ठीक है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इंडेक्स हमेशा नेक्स्ट जेएस के अंदर आपके पास रूट की फाइल होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो आपके पास जो इसका रूट है वो अब आपके पास इसका रूट जो है वो आपके पास मेन पेजेस के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है ये अब आपके पास इसका रूट है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल ये अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई अगर आप यहाँ पर कोई एक डायरेक्टरी बता देंगे जो कि आपने डायरेक्टरी बनाई हुई है फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट कैटेगरी, तो अब आपको यहाँ पर इस डायरेक्टरी के अंदर जो आपके पास इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल है वो यहाँ पर डिफाइन करेगा। लेकिन इसके बाद अगर आप यहाँ पर स्लैश करके अगर आप यहाँ पर मेन बता देंगे तो यहाँ पे आपको ये मेन वाला कंपोनेंट अब आपको यहाँ पे कॉल करके देगा। अब मेन के बजाय अगर मैं यहाँ पर बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स, अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स दिखानी है तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट जेएस बता दें तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स डॉट जेएस अब आपको यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर अब आपको प्रोडक्ट्स का पेज अब आपको यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अब फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स का जो आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड अब आपने यहाँ पर लिंक दिया है
अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कैटेगरी के बाद अब आपको यहाँ पर कोई भी कैटेगरी आपकी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल शर्ट्स, तो शर्ट्स के अंदर अब आपको ये देगा 404, या फिर यहाँ पर ये मैं यहाँ पे शर्ट्स के बजाय मैं कर देता हूँ शूज, शूज के अंदर भी ये मुझे 404 दे रहा है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपके पास शूज के और शर्ट्स के कंपोनेंट यहाँ पर आपके पास नहीं बने हुए, इस वजह से ये आपको दे रहा है 404, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड, कुड नॉट बी फाउंड, ये आपको एरर दे रहा है। ठीक है, अच्छा, ये एरर रिजॉल्व करने के लिए अब आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो आपने यहाँ पे स्लग दिए हैं, ये स्लग अब आपके पास डायनेमिक स्लग हो सकते हैं। डायनेमिक स्लग का मतलब ये है कि अब आपके पास यहाँ पर कैटेगरी, बहुत सारी किस्म की कैटेगरी अब आपके पास यहाँ पर हो सकती हैं। अब आप हर कैटेगरी का अब आपको यहाँ पे कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, कंपोनेंट अब आपको यहाँ पे हर कैटेगरी का जाहिर है आप नहीं बना सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पर 30 कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर, तो अब आप यहाँ पर 30 कंपोनेंट अब आपको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे सेम कोड के साथ। अब 30 कंपोनेंट बनाने के बजाय इसका जो बेहतर सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पर इसको शूज को आप डायनेमिक राउट कंसिडर करें और ये शूज को आप डायनेमिक राउट बनाएं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको डायनेमिक राउट बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, आपको सिंपल ये करना होगा कि जो इसके अंदर जो इसका डायनेमिक राउट स्ट्रक्चर है वो आप यहाँ पर अगर आपको राउटिंग यहाँ पर देखनी है तो आप इसका सिंपल राउटिंग के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको राउटिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन वो नजर आ जाएगी जो मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, तो ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाएगी। अच्छा, ये वाले डायनेमिक राउट बनाने के लिए अब जैसे हमने यहाँ पर इंडेक्स डॉट जेएस क्रिएट किया, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स डॉट जेएस क्रिएट किया, इसी तरीके से मैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट डॉट जेएस को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसके इस तरह से मैं अगर यहाँ पर डिफाइन कर दूँ प्रोडक्ट डॉट जेएस को, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे कोई भी मैं यहाँ पे लिखूंगा शूज के बजाय अगर मैं यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख दूँ, तो अब आपको यहाँ पर ये स्पेसिफिक इसी कंपोनेंट के ऊपर जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर डायनेमिक राउट में इसको इस तरह से बना दूं, इसके अंदर मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लेफ्ट के अंदर बनाया, स्टार्ट किया, और इसको मैंने यहाँ पर एंड कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट को। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आसानी से डायनेमिक राउट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट करना पड़ेगा और स्क्वायर ब्रैकेट को एंड करना पड़ेगा। तो जो आपके पास प्रोडक्ट का जो आपके पास नेम होगा वो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा। अब आप इसको सिंपल यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसको अगर रीनेम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे करते हैं कैटेगरीज। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैटेगरीज करते हैं तो अब आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज, अब आपके पास यहाँ पर इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स के बजाय आप यहाँ पे कर देते हैं कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज, और यहाँ पर अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज आप और नोटिस करें कि इसके अंदर आपको ये कंपोनेंट का नाम यहाँ पर ये मैटर नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर बस इसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, दैट्स इट। आपको यहाँ पर ये कंपोनेंट का नाम मैटर नहीं करता। ये ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपने मेन रखा है तो यहाँ पर आपको कैटेगरीज भी इससे मैच करना चाहिए, तो ये चीज़ आपकी ज़रूरी नहीं है। जबकि ये वाला पार्ट आपका अगर रिएक्ट जेएस के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका ये कंपोनेंट्स के नाम आपको यहाँ पर मैच करना जरूरी होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपके पास होम है तो यहाँ पर आपके पास होम इम्पो एक्सपोर्ट होना चाहिए और यहाँ पर आपके पास होम के नाम से आपकी फाइल भी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एक्सपोर्ट आपका मैच करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जेएस के केस के अंदर आपको ये कंपोनेंट का नाम यहाँ पर मैटर नहीं करता, तो इसके अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटेगरीज भी रख देते हैं तो तब भी ये काम कर रहा था और प्रोडक्ट्स में भी ये काम कर रहा था, मेन के अंदर भी काम कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पास डायनेमिक राउट्स को आप यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के अंदर। ओके, इसके अंदर कोई क्वेश्चन आपका? सर इसमें ये पूछा था आपने राउंड ब्रैकेट के अंदर क्यों रखा, ये थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा जो राउंड बनाया आपने, इसकी बात कर ये रहे जो हैं? कैटेगरीज, जी कैटेगरीज। अच्छा, ये इसको रखने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रिएक्ट जेएस की बात बताऊं तो रिएक्ट जेएस के अंदर आप डायनेमिक राउट कैसे क्रिएट करते हैं, आप इसके अंदर डायनेमिक राउट क्रिएट करते हैं कॉलन के जरिए। ठीक है, आप जिसके जिसके साथ आप कॉलन लगा देते हैं वो आपका डायनेमिक राउट बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आपके पास क्या होता है, नेक्स्ट जेएस के अंदर आपके पास कॉलन के बजाय आप क्या करते हैं डायनेमिक। अब इसके अंदर नेक्स्ट जेएस के अंदर तो आपके पास इस तरह की कोई फाइल नहीं होती। ठीक है, ये फाइल आपके पास होती है रिएक्ट जेएस के अंदर जिसके अंदर आप मैनुअली राउट क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर जैसे कि आपके राउट्स जो है वो आपकी फाइल्स ही होती हैं, फाइल के नाम जो होते हैं वही आपके राउट्स होते हैं। तो इसके अंदर जो आपकी फाइल का जो नाम है, अगर इस नाम के साथ जैसे उसके अंदर हमने कॉलन लगाया था, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये आपका डायनेमिक राउट आपका इस तरीके से बन जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कैटेगरीज लिखते हैं तो अब आप यहाँ पे अगर कैटेगरीज लिखेंगे तभी आप यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो तभी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरीज के साथ अगर आप यहाँ पर कैटेगरी अगर आपकी कोई और भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर कैटेगरी है शर्ट्स की, तो अब शर्ट्स की कैटेगरी, अब यहाँ पे कैटेगरी आपकी कोई और भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल शर्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर, आपके पास कैसे कैटेगरी हो सकती है ग्लासेस, या फिर आपके पास यहाँ पर कैटेगरी हो सकती है शूज। तो अब आपको ये वाला पार्ट जो कैटेगरीज वाला पार्ट है ये आपको डायनेमिक करना पड़ेगा, डायनेमिक राउट बनाना पड़ेगा। तो अब अभी आपके पास ये हार्ड कोडेड राउट है, इसको डायनेमिक राउट क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंपल इसको स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे ताकि आपका ये वाला राउट जो है ये आपका डायनेमिक राउट बन जाए। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो शूज के अंदर अब 404 का पेज आपके पास नहीं आ रहा, अब आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज का कंपोनेंट यहाँ पर आपके पास आ रहा है। ठीक है सर, ओके समझ गया, थैंक यू। समझ में आ गई? ओके नाइस। ओके अच्छा, इसके अंदर और भी जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर और कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ती हैं, वो हम नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम देखेंगे। जैसे कि हमने इसके अंदर एक्सियोस वगैरह हमने इम्प्लीमेंट किया था। एक्सियोस को इम्प्लीमेंट करने के लिए करने का तरीका इसके अंदर भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर भी आपको यूज इफेक्ट वगैरह यूज करना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूज इफेक्ट आप रिएक्ट जेएस के अंदर भी यूज करते हैं, और ये यूज इफेक्ट आपको यहाँ पर भी आप यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने यूज इफेक्ट भी आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर भी अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लगा दूं तो ये भी आपको यहाँ पर वैसे ही काम करता है जैसे आपका रिएक्ट जेएस के अंदर काम करता है। तो कैटेगरीज के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर भी आपके पास यूज इफेक्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर ये आ रहा होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस बिल्कुल ही डिफरेंट एक कोई नई चीज है रिएक्ट जेएस की तरह, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब ये रिएक्ट जेएस नेक्स्ट जेएस जो है वो आपका रिएक्ट जेएस की बेस पर ही आपका बनाया गया है, और इसके अंदर और बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें नहीं है। इसके अंदर थोड़ी स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस हैं जो कि आपको ये चीज ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको समझनी पड़ेंगी। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर पेज देखते हैं तो यहाँ पर पेज के अंदर आपको यहाँ पर इसकी HTML भी आपको यहाँ पर नजर आएगी, जो कि अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है div h2 दिस इज माई कैटेगरी पेज। जो कि इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मकसद होता है नेक्स्ट जेएस को यूज करने का वो ये होता है कि जो आपके पास इसके अंदर सोर्स फाइल होती है, जो आपके पास सोर्स कोड होता है उसके अंदर आपके पास ये कोड आपका रेंडर होना चाहिए जो कि यहाँ पे प्रॉपर्ली रेंडर हो रहा है, ठीक है। अगर आप ये वाली चीज अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये वाली चीज आपकी रेंडर नहीं हो रही, आपको सिर्फ इतना दिखाता है यू नीड टू इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन दिस ऐप, और इसके अलावा यहाँ पर आपको ये चीजें नहीं दिखाता, जिसकी वजह से ये एसईओ कंपेटेबल नहीं होती आपकी ये चीजें। तो ये वाली चीज आपके पास जो आपकी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन है यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसको आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पे नेक्स्ट जेएस को प्रॉपर तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी इसकी कुछ बेनिफिट्स होते हैं नेक्स्ट जेएस के। फॉर एग्जांपल अब इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको जब आप इसके अंदर पूरी साइट जब आप बनाएंगे और आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कोई एक अलग वेबसाइट अगर आप यहाँ पे बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है winjoy.ae के नाम से, या फिर एक वेबसाइट है fortunes.com के नाम से, ठीक है। अब इस तरह की जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आपके पास होती हैं, अब ये वाली वेबसाइट्स आपने नेक्स्ट जेएस के अंदर बनाई हुई है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जेएस के ऊपर बनाई हुई है ये वेबसाइट्स, तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है तो इसके अंदर आपके पास बहुत सारे काफी सारे किस्म के मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट आपके पास एक हेडर का कंपोनेंट आ जाता है, फिर हेडर के कंपोनेंट के बाद आपके पास एक स्लाइडर का कंपोनेंट आ जाता है जो कि आपका ये मेन हीरो सेक्शन होता है। इसके बाद एक कंपोनेंट आपके पास ये वाला पार्ट आ जाता है। तो ये आपके अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जिसको आपको बनाने होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास एक ये कंपोनेंट आपके पास आ जाता है जो कि आपको यहाँ पे बनाना आपको होता है। फिर आपके पास ये हर सेक्शन आपका एक अलग अलग कंपोनेंट होता है जो कि आप अलग अलग कंपोनेंट आप इसको बनाते हैं। वैसे तो आप इसको एक ही पेज के ऊपर भी आप पूरा बना सकते हैं, लेकिन जो जैसा कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसके अंदर कोड की रीयूजेबिलिटी आप आसानी से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपका ये वाला जो सेक्शंस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला जो सेक्शन आ रहा है, अब ये वाला सेक्शन आपके पास और भी काफी सारे पेजेस के ऊपर आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल अभी आप यहाँ पे होम पेज देख रहे हैं, अब यहाँ पर अगर आप प्राइजेस का पेज देखेंगे तो आपके पास प्राइजेस के पेज के ऊपर भी आपका ये वाला सेक्शन आ रहा है। अब इसी तरह से आप कॉस्ट के पेज के ऊपर जाएंगे तो आपके पास कॉस्ट के पेज के ऊपर भी आपका ये वाला सेक्शन अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर अगर लॉगिन साइन अप पे जाएंगे तो लॉगिन साइन अप के ऊपर भी आपको ये सेक्शंस आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं।
आप कार कंपटीशन भी जाते हैं तो कार कंपटीशन के अंदर भी आपको ये वाले सेक्शंस आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो इस तरह के जब आप बड़े बड़े कंपोनेंट्स जब आप बनाते हैं तो इसकी कोड कंपाइलेशन आपकी जो होती है वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कोड कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है कि अब आपको क्या होता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पर इस तरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स अब आपने बना ली। अब जब इसको रिएक्ट जेएस का एक और भी ड्रॉबैक होता है, वो आपका ये होता है कि रिएक्ट जेएस बाय डिफॉल्ट आपकी कोड की जो कंपाइलेशन है वो आपकी प्रॉपर तरीके से सही तरह से नहीं करता, ठीक है। तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो आपकी पेज का जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं उनका लोड टाइम वो आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। उसकी वजह ये होती है कि वो आपका जो आपके फॉर एग्जांपल अगर ये पूरी वेबसाइट अगर आप रिएक्ट जेएस के ऊपर बनाएं विदाउट नेक्स्ट जेएस, तो वो क्या करेगा, इस पूरी वेबसाइट का कोड आपका एक ही फाइल के अंदर कंपाइल करने के बाद वो आपका मल्टीपल पेजेस के ऊपर आपको वो राउट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि जब आप पूरी वेबसाइट के पेजेस को एक फाइल के अंदर कंपाइल करके जब आप लोड करते हैं तो आपका वो वेबसाइट का लोड टाइम वो आपका बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जेएस आपका क्या करता है, नेक्स्ट जेएस आपका ये करता है कि जो आपकी वेबसाइट्स के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ उतना पार्ट आपका लोड करता है जितना पार्ट आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर आपने यूज किया है, अपने उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर आपने यूज किया है, ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नेक्स्ट जेएस का। अच्छा, रिएक्ट जेएस के अंदर भी आप वो चीजें पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट आप रिएक्ट जेएस के अंदर यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक अलग पैकेज आपका होता है वेब पैक के नाम से, वो आपको यूज करना होता है, जो कि आप यूज करते हैं अपने कोड को मल्टीपल चंक्स के अंदर डिवाइड करने के लिए। ये आपके पास एक वेब पैक का एक आपका अलग पैकेज होता है जो कि आपको यूज करना होता है अपनी वेबसाइट्स को अलग अलग पैकेजेस के अंदर डिवाइड करने के लिए अपने। इसके अंदर और भी काफी सारी आपकी और भी इसकी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आप यूज करते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, अब उनको आपको मल्टीपल उनका जो कोड है आपका, वो कोड कंपाइल होने के बाद फॉर एग्जांपल वो कोड आपका बनता है कोई 10,000 लाइंस का फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंपाइल होने के बाद। क्योंकि जब वो कंपाइल करेगा तो वो आपकी एक ही फाइल के अंदर कंपाइल करेगा, ठीक है। तो वो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 10,000 लाइन का कोड बनता है तो वो आपको क्या करता है, वो आपको आप यहाँ पर इसके चंक्स का की कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं तो वो आपके कोड को मल्टीपल लाइंस के अंदर आपको डिवाइड कर देता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपके 1,000 लाइंस के कोड को वो आपको 100 लाइंस के अंदर वो डिवाइड कर देगा। मैं आपको ये एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी कोड तो आपका मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड आपका होता है जो कि कंपाइल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो वो आपके मल्टीपल चंक्स के अंदर आपको वो कोड डिवाइड करता है। लेकिन नेक्स्ट जेएस का बाय डिफॉल्ट जो फायदा है वो ये है कि नेक्स्ट जेएस वो काम आपका बाय डिफॉल्ट खुद कर रहा होता है। इसके अंदर आपको वेब पैक वगैरह भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसके अंदर आपको इसकी कंपाइलेशन आपकी बहुत अच्छी कंपाइलेशन है नेक्स्ट जेएस की, और इवन के ये आपकी सीएसएस भी वही लोड कर रहा होता है जो आपने सीएसएस यहाँ पर आपने कॉल करी है, ठीक है, जो आपने सीएसएस यहाँ पर यूज करी है। और इसके अंदर एक और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आपको सैस के बारे में पता है, सीएसएस का एक फ्रेमवर्क होता है सैस। तो अगर आपने सैस यूज किया है तो सैस की बाय डिफॉल्ट सपोर्ट भी नेक्स्ट.जेएस के अंदर मौजूद है, जो कि आप आसानी से इसको सैस की फाइल्स को आप आसानी से नेक्स्ट.जेएस के साथ आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत अच्छा एक फायदा होता है नेक्स्ट.जेएस को यूज करने का, जिसको आप आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, सैस का भी और सीएसएस का भी। और सैस के अंदर आपके पास जो मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल आपके पास बहुत बड़ी बड़ी आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं, उनको आपको उसके लाइब्रेरीज आपकी जितनी बड़ी हो वो आपकी इसके अंदर मैटर नहीं करेगी, क्योंकि यह आपकी इसकी कंपाइलेशन आपकी बहुत अच्छी स्ट्रांग होती है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपका जो कोड स्ट्रक्चर है वो भी आपका इतना ऑप्टिमाइज होना चाहिए कि वो आपको नेक्स्ट जेएस उसकी कंपाइलेशन को सपोर्ट करे। वो मैं आपको इन फ्यूचर डिटेल के अंदर बताऊंगा कि आपको अपने कोड का स्ट्रक्चर किस तरह से रखना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज आपको इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझ में आ जानी चाहिए नेक्स्ट जेएस के अंदर और रिएक्ट जेएस के अंदर। रिएक्ट जेएस के अंदर हमने यहाँ पे पेजेस के अंदर हमने यहाँ पे अलग अलग पेजेस यहाँ पर बनाए थे और कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे पेजेस से बाहर रखा था। इसी तरह से आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो यही स्ट्रक्चर आप फॉलो करेंगे कि पेजेस के बाहर आप यहाँ पे कंपोनेंट्स अपने बनाएंगे, कंपोनेंट्स की डायरेक्टरी बनाएंगे, और पेजेस के अंदर आप अपने पेजेस को रखेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपनी कोड को फॉर्मेट स्ट्रक्चराइज करने के लिए। आप इसी तरीके से यहाँ पे आप बनाएंगे कंपोनेंट्स की एक डायरेक्टरी, इसके साथ फिर आप यहाँ पे कंपोनेंट की डायरेक्टरी के अंदर फिर आप यहाँ पे बनाएंगे मल्टीपल कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल आपको बनाना है header.js, ठीक है, header.js आप यहाँ पर बनाएंगे, और इस header.js को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपने पास, जिस तरह से आप मल्टीपल कंपोनेंट्स आप यहाँ अपने React.js के अंदर आप यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ये सेम तरीका है कंपोनेंट्स को यूज करने का जैसे आपने वहां पर अपने पास यूज किया है। इसके अंदर मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। इसके अंदर आपके पास एक _app.js का फोल्डर होता है जो कि आपकी पूरी ऐप को कंपाइल कर रहा होता है इसके अंदर, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर index.js की फाइल होती है और app.js का फोल्डर होता है। नेक्स्ट.js के अंदर बाय डिफॉल्ट आपके पास ये वाली फाइल होती है माई ऐप के नाम से, ठीक है, app.js के नाम से।
और इसके अंदर एक और फाइल होती है अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट करके, अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट्स के नाम से आपकी जो फाइल होती है वो आपकी इंपॉर्टेंट होती है, जिसको आप यूज करते हैं। इसका अगर मैं एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट की फाइल का, तो वो आपको यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर मैं आपको एक अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट की फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये आपकी अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, जिसको आप यहाँ पर अपना जो मेन स्ट्रक्चर है आप उसको भी यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। मेन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आपके पास बॉडी का एट्रीब्यूट आपके पास किस तरह का होना चाहिए, और उसके अंदर हेडर के अंदर आपके पास और क्या क्या एलिमेंट्स आपके होने चाहिए, तो वो भी आप नेक्स्ट जेएस के अंदर बहुत आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं। जबकि रिएक्ट जेएस के अंदर आपको ये करने के लिए इसके अंदर एक टर्म होती है जो कि आपको यूज करनी होती है, वो आपके पास होती है, आपके पास इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको यूज करने होते हैं, जिसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। जो आपके पास हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको रिएक्ट जेएस के अंदर क्रिएट करने होते हैं, उसको यूज करते हुए आप अपनी इस तरह की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जेएस के अंदर ये वाली चीजें बाय डिफॉल्ट आपको नेक्स्ट जेएस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट वाला पेज आप यूज कर सकते हैं अपना स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए, उसको बेटर बनाने के लिए। स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो यहाँ पर आपके पास हेड का टैग आ रहा है, जो आपके पास यहाँ पे बॉडी का टैग आ रहा है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें रखनी है, वो चीजें आप अपने पास नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। एनीवेज, तो आने वाले सेशंस के अंदर हम इसको और मजीद डिटेल के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट जेएस की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और रिएक्ट जेएस के अंदर और मजीद हम किस तरह से और मजीद काम कर सकते हैं, और किस तरह से रिएक्ट जेएस आपको हेल्प करता है। अच्छा, इसके अंदर आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन कर लें, और फिर इसके बाद हम आज के सेशन को हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। अरे जो नेक्स्ट जेएस और रिएक्ट जेएस आपस में कनेक्ट किस तरह होती है, मतलब ये खुद ही हो जाती हैं या मतलब? आपको इसके अंदर कनेक्ट नहीं करना पड़ता। जब आप नेक्स्ट जेएस का फोल्डर जब आप नेक्स्ट जेएस की डायरेक्टरी जब आप यहाँ पर डाउनलोड क्लोन करते हैं, जब आप नेक्स्ट जेएस को यहाँ पर क्रिएट नेक्स्ट जेएस की ऐप की कमांड रन करते हैं, तो उसके अंदर ये क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट इसने वो आपके पास कनेक्ट करी हुई होती है। जबकि आप पैकेज डॉट जेसन के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपके पास वो पैकेजेस नजर आएंगे, नेक्स्ट जेएस का भी और रिएक्ट का भी। ये आपने ऐड नहीं किए। ये जब आप इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ना नेक्स्ट जेएस की ऐप का, तो ये आपके पास बाय डिफॉल्ट ये ऐप आपकी कनेक्टेड होती है आपस में, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन या किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि आप इसके पुराने लेक्चर्स को आप जरूर देख लें। अगर पुराने लेक्चर्स के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप प्लीज पूछ लें, क्योंकि वो बेसिक्स हैं आपकी, और बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आने वाले सेशंस के अंदर मैं आप लोग को असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी क्विकली लर्निंग के लिए, ठीक है। तो वो असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो असाइनमेंट आप जब भी कर सकेंगे जब वो आप बेसिक्स आप जो है उसकी सही तरह से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो असाइनमेंट्स के लिए बेसिक्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असाइनमेंट्स आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपको एक दो दिन के अंदर असाइनमेंट्स के लिंक्स आपको मिल जाएंगे, और उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी कि वो कौन से असाइनमेंट्स है, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो सर आज एंड में आप जी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो वेबसाइट बनाएंगे रिएक्ट पे, या क्या मतलब कोई मेरा छोटे से? प्लान है एक वेबसाइट बनाने का और एक बैकएंड बनाने का। इंशाल्लाह हम दोनों बनाएंगे, एक वेबसाइट बनाएंगे और उसका एक बैकएंड बनाएंगे, जिसके अंदर आपको ज्यादातर फॉर्म्स के ऊपर भी हम काम करेंगे, और उसके हम एक वेबसाइट के ऊपर भी हम काम करेंगे कि उसको स्ट्रक्चर किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक winjoy.ae की वेबसाइट में आपको पूरी दोबारा बना के दिखाऊंगे आप winjoy.ae की वेबसाइट किस तरह से आप बना सकते हैं। fortuners.com इतनी बड़ी वेबसाइट है, ये आप किस तरह से बना सकते हैं, मतलब पूरी ओवरऑल वेबसाइट नहीं, मतलब इसका ये है कि स्ट्रक्चर पूरी वेबसाइट का किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इसका हम छोटे छोटे असाइनमेंट्स के अंदर हम डिवाइड करेंगे, और उसको फिर हम इस तरह से लेके चलेंगे, जिसके अंदर हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे, इसकी हम एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे, और इसके अंदर हम डेटा वगैरह पास करके देखेंगे कि आप डेटा किस तरह से पास करते हैं, और इसके अंदर हम थर्ड पार्टी पैकेजेस वगैरह भी हम यूज करके देखेंगे कि वो आप कैसे यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी पैकेजेस। ओके सर। ओके, तो आज के सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।